Hello and welcome to the class 10th online food production classes. And in this video, we will discuss unit number 1 Introduction to Cookery from the CBSE book. And let's start the straight way. The objectives of this unit is to explain the effect of heat on components of food. कि जब हम हीट करते हैं फूड को तो जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है. And second objective is to state the objectives of cooking food. हम फूड को कुक क्यों करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कि फूड को अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए और हर एक कंपोनेंट्स के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होता है वो हम इसको पढ़ने के बाद समझ सकते हैं. The purpose of cooking food is to break it down from its complex form to simple form so that it can be consumed by the human body. जो कुकिंग का पर्पस होता है कि हम ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसे सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो ह्यूमन बॉडी है वो आसानी से कंज्यूम कर सके उसको. ठीक है, फूड का जो कुकिंग होती है वो इसीलिए की जाती है ताकि जो एब्जॉर्प्शन हो, जो इनटेक हो फूड का, वो आसानी से किया जा सके. तो फूड अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुकिंग करने से. So to break down the components of food, mainly the protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals, the effects of heat has to be understood. कि कंपोनेंट्स को तोड़ने के लिए फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. मेन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल. हमें ये पता होना चाहिए कि हीट का इफेक्ट क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद प्रोटीन. So proteins play the role of growth and repair. Hence, good source of protein is required. ये जो प्रोटीन का मेन काम होता है वो एक तो ग्रोथ करना है, दूसरा जो हमारी बॉडी में जगह जगह से रप्चर हो जाती हैं, सेल्स हैं, मसल्स हैं या और बहुत सारी चीजें होती है, उन सबको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन का होता है. और इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं. तो इसीलिए हमें प्रोटीन के जो सोर्स है वो एक अच्छी सोर्स रखनी चाहिए. और प्रोटीन सबसे ज्यादा नेसेसरी कंपोनेंट होता है. प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल भी बोल सकते हैं. सो प्रोटीन प्लेज द रोल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर एंड हेंस गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. इसलिए हमें अच्छी सोर्स लेनी चाहिए प्रोटीन. तो कौन कौन सी सोर्सेज होती है. ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मीट, एग्स, wheat, pulses, fish, milk and milk products. अगर हम प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स देखते हैं तो वो मीट हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, व्हीट, पल्सेस हो सकती है, फिश, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उन वो सब क्या है, बेहतर सोर्स होते हैं प्रोटीन के. So when heat is applied on protein, it coagulates. From opaque, the protein become white in color. अगर हम हीट करते हैं प्रोटीन को तो उसका क्या हो जाता है, कोएगुलेशन. और ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए कि व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन प्रोटीन व्हाट विल हैपन. देन योर आंसर विल बी कि व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन प्रोटीन इट कोएगुलेट्स. फॉर एग्जांपल इफ यू विल टेक एग. एग ले लेते हैं अगर, और एग में क्या होता है, शुरू में ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड सी होती है और जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है कलर में. ये सबसे आसान एग्जांपल है इसको देखने का. Excessive heat can make the protein rubbery and chewy. अगर हम ज्यादा हीट अप्लाई कर दें प्रोटीन के ऊपर तो वो रबरी और चीवी हो जाता है, यानी चबाया नहीं जाएगा, खिंचना सा शुरू कर देगा उसके अंदर. तो वी कैन नोटिस दिस व्हाइल ईटिंग चिकन और मीट दैट इज ओवरकुक्ड. और हम इस चीज को नोटिस कर सकते हैं अगर चिकन खाए या मीट खाते हैं और वो कैसा मीट और चिकन जिसे ओवरकुक कर दिया गया हो तो उसे खींचना सा पड़ता है दांतों से, अगर देखें यहाँ. ठीक है, तो ये जो चीजें होती है यानी प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. इंपॉर्टेंट सोर्स चाहिए हमें उससे. एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है फूड का जिसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कोएगुलेट हो जाता है. और अगर ज्यादा हीट दे दी तो रबरी और चिवी हो जाता है. इसलिए हमें कंट्रोल्ड हीट में इनको पकाना होता है. देन नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। तो दिस गिव्स एनर्जी, ये एनर्जी देता है हमें। एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, पोटैटोज, प्लेंटेन, टेपियोका एटसेट्रा। यानी जो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट की वो ये सब हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट, मॉइस्ट एंड ड्राई। दो तरीके की हीट होती है, एक मॉइस्ट हीट होती है और एक ड्राई हीट होती है। So when moist heat is applied, the starch in the food absorbs moisture and swells. ठीक है, जब moist heat अप्लाई की जाती है तो जो स्टार्च होता है फूड में वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाता। आफ्टर सम टाइम इट बर्स्ट टू फॉर्म अ जेल। ठीक है, कुछ समय के बाद ये क्या बना लेता है, फट जाता है वो और क्या बना लेता है, जेल बना लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेलेटिनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम जेलेटिनाइजेशन बोल देते हैं। So we have to handle the rice carefully since it continues to absorb moisture and might become a gel sticky by nature. अब देखिए जब राइस पका रहे होते हैं, हम चावलों को पका रहे होते हैं तो लगातार वो एब्जॉर्ब करता रहता है मॉइस्चर को और फूल जाता है। लेकिन अगर पानी ज्यादा होगा और मॉइस्चर और ज्यादा होता चला जाए उसके अंदर तो वो चावल जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं, एक दूसरे से वो चिपकना शुरू कर देते हैं। क्योंकि स्टार्च पहले तो फूलता रहेगा, एक लिमिट है उसकी, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, ज्यादा मॉइस्चर ले लेगा तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को जेलेटिनाइजेशन कहते हैं और उससे क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाता है फूड। So when dry heat is applied on carbohydrate, it tends to become slightly brown. और अगर हम ड्राई हीट अप्लाई कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट पे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि when a slice of bread is toasted, we notice a brownish reaction. This is due to caramelization of starch. कि जब हम टोस्ट कर रहे हैं किसी भी ब्रेड को तो हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर आ जाता है और इस प्रोसेस को हम कैरेमलाइजेशन ऑफ स्टार्च बोल देते हैं। तो अगर जेलेटिनाइजेशन की बात करें तो जेलेटिनाइजेशन हमेशा मॉइस्ट हीट के अंदर होता है और अगर कैरेमलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम स्टार्च की, वो ड्राई हीट की वजह से होता है। और दोनों ही केस में स्टार्च क्या हम स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल लिया हमने स्टार्च, जो एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें बहुत सारे अमाउंट में ग्लूकोज आपस में बाइंड रहती है। तो जनरली जो फूड स्टोर्ड होता है प्लांट के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ही होता है, इसलिए ज्यादातर जो हम फूड कुक करते हैं वो स्टार्च ही होता है ज्यादातर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है और एनर्जी सोर्स है, क्योंकि आखिर में जो वो ब्रेक होगा हमारी बॉडी में जाके वो हमें ग्लूकोज मिलेगा और उससे हमें एनर्जी मिलती है। Then the next components of food is fat. This provides heat and energy. अब जो फैट है वो दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, हमें हीट भी और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। यानी जो फैट है, जितना ज्यादा अगर फैट होगा तो गर्मी उतनी ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो ये हीट और एनर्जी दोनों देता है। सोर्सेज ऑफ फैट्स, फैट आर मीट, एग्स, मिल्क, नट्स एटसेट्रा। ये सब दिखा रखा है इसके अंदर कि जो सोर्सेज होते हैं फैट के वो मीट, एग्स, मिल्क, नट्स, ये सब क्या होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं फैट्स के। And these are made of triglycerides, which are a combination of free fatty acids and glycerol. तो ये ट्राइग्लिसराइड के बने होते हैं, एक्चुअली वो क्या होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, वो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक्चुअली एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं और फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जब इन दोनों की अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन होती है तो एस्टर बना लेता है। तो 3 OH ग्रुप हैं तो 3 उससे क्या जुड़ सकते हैं, फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, उसी वजह से उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो ज्यादातर फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, फैट ब्रेक्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो जो फैट होता है वो फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। So if they are cooked further, the glycerol convert into acrolein, which is not good for the digestive system. लेकिन अगर इसे और ज्यादा कुक करते चले जाएं हम कुक्ड फूड को तो जो ग्लिसरॉल सेपरेट आउट हुआ है ट्राइग्लिसराइड से वो कन्वर्ट हो जाता है एक हार्मफुल कंपाउंड
एक्रो एक्रोलिन, ठीक है, एक्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। So for example, when oil is used for deep frying, if exposed to a high temperature or reused frequently, the product deep fried will not only give off flavor but also make it difficult to digest. कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑयल लेते हैं और उसमें डीप फ्राइंग करते हैं और अगर हम उसमें ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देते हैं और या लगातार यूज करते रहते हैं, बार बार डीप फ्राइंग के लिए यूज कर, डीप फ्राइंग मतलब डुबो के फ्राई करना किसी भी चीजों को, जो हम डिप करके फ्राई करते हैं उसे डीप फ्राई बोल देते हैं। इससे फ्लेवर भी खत्म हो जाता है और दूसरा डिफिकल्ट होता है डाइजेशन। तो इसीलिए एक कंट्रोल्ड कुकिंग होनी चाहिए, वरना एक्रोलिन खाने को मिलेगा जो हार्मफुल होगा। नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो दे प्रोटेक्ट द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम। ये क्या करते हैं कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी बीमारी से लड़ने की स्ट्रेंथ होती है उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड सोर्सेज आर फाउंड इन वेजिटेबल, फ्रूट एंड लेग्यूम्स। जो मेन सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स की, वो वेजिटेबल से, फ्रूट से या लेग्यूम से हमें मिलता है। Some vitamins are lost when introduced to water or heat, but largely vitamins and 20 different minerals remain unchanged with heat. ठीक है, कुछ विटामिन खो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं अगर हम वाटर में डालते हैं उसे या हीट अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, लेकिन इसके अलावा जो 20 डिफरेंट मिनरल्स हैं वो अनचेंज रहते हैं हीट के साथ। जैसे विटामिन ए एंड बी आर फैट सोल्यूबल, नॉट वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन ए और बी फैट सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। एंड आर नॉट डेस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, इसलिए वो कुकिंग में डेस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी एंड बी आर इजिली डेस्ट्रॉयड और लॉस्ट इनटू द कुकिंग वाटर। ठीक है, जो विटामिन सी और बी है तो वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग करने में, कुकिंग वाटर की वजह से। एंड विटामिन सी वेनिसेस इजिली, और विटामिन सी आसानी से खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, अगर विटामिन सी लेना है तो हमें अनकुक्ड फूड से उनको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये इफेक्ट होता है हीट्स का डिफरेंट कंपोनेंट्स पे, कि प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में जेलेटिनाइजेशन होता है मॉइस्ट हीट से, और कैरेमलाइजेशन होता है ड्राई हीट से। जबकि अगर फैट को हम हीट कर रहे हैं तो वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, लेकिन ज्यादा हीट करेंगे तो वो एक्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पे जो विटामिन है अगर हम हीट कर रहे हैं तो ज्यादातर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग के टाइम पे, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो डेस्ट्रॉय नहीं होते। और लगभग जो 20 मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो हियर। The next part, that is objective of cooking, we would discuss in our next video. Well, thank you for watching this video.